एक पैटर्न दिखा, बहुत सिंपल, फॉलो द मनी। पहले कुछ नंबर समझते हैं। दुनिया में जितने भी वेपन बिकते हैं उनमें से 43% सिर्फ अमेरिका बेचता है, फ्रांस 9.6%, रशिया जो पहले नंबर 2 पे था अब 7.8%। ये तो हो गई सेलिंग की बात, लेकिन खुद खरीद कितने रहा है? 2024 का डिफेंस बजट देखो, $883 बिलियन। इंडिया का पूरा एनुअल बजट हर साल सब मिनिस्ट्रीज का कंबाइंड अराउंड $550 बिलियन होता है। अमेरिका सिर्फ अपनी मिलिट्री पे इंडिया की टोटल बजट से ज़्यादा खर्च करता है। दुनिया की 37% मिलिट्री स्पेंडिंग एक देश करता है। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल पैटर्न है। डिफेंस बजट हर कंट्रीज़ में प्रायोरिटी बन रहे हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह जाते हैं। इंडिया में भी डिफेंस बजट हर साल बढ़ता है। तो यह पैटर्न सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं, ये सब की प्रॉब्लम है। अब समझते हैं ये शुरू कहाँ से हुआ। अमेरिका हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कोई परमानेंट आर्म्स इंडस्ट्री थी ही नहीं। वेपन्स सिर्फ ज़रूरत के समय बनते थे और उसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाता था। पर फिर 1945 आया, कोल्ड वॉर शुरू हुई, सोवियत यूनियन, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, जिसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया अब हमें परमानेंट इंडस्ट्री चाहिए वेपन्स क्रिएशन की। ईयर राउंड फुल टाइम वेपन्स बनाने के लिए कंपनीज बनाई गई। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब तुम्हारे पास एक इंडस्ट्री है जो सिर्फ वॉर से कमाती है तो उसका इंसेंटिव मोटिवेशन क्या होगा? वॉर, टेंशन, डर, क्योंकि वेपन्स तब बिकते हैं जब लोग डरते हैं। 1961 प्रेसिडेंट आइजनहावर अपने फेयरवेल स्पीच में अमेरिका को लास्ट वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं, In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence by the military-industrial complex. और आज वो कॉम्प्लेक्स $800 बिलियन का एम्पायर बन चुका है। अब असली जीनियस देखो सिस्टम की। ये एक परफेक्ट लूप है, सेल्फ सस्टेनिंग। पहला स्टेप, डर पैदा करो। चाइना एग्रेसिव है, रशिया एक्सपेंशनिस्ट है, ईरान डेंजरस है। ये सब पार्शियली सच है, पर नैरेटिव बिल्ड करना पड़ता है, एग्जैगरेट करना पड़ता है, मीडिया में डालना होता है, क्योंकि जितना डर उतने वेपन्स बिकते हैं। दूसरा स्टेप, अपनी ही गवर्नमेंट को बेचो। F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम एक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जिसकी लाइफ टाइम कॉस्ट $2 ट्रिलियन है। मतलब एक जेट प्रोग्राम इंडिया के 3 साल के टोटल बजट जितना। तीसरा स्टेप, बाहर एक्सपोर्ट करो, पर ट्विस्ट के साथ। इजराइल को हर साल $3.8 बिलियन मिलिट्री एड मिलती है। सुनने में बहुत जेनरस लगता है, पर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो, लिखा है 75% सिर्फ अमेरिकन कंपनीज से वेपन खरीदना होगा। मतलब ये चैरिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। पैसा अमेरिका देता है और वो पैसा लौट कर अमेरिकन कंपनीज में वापस आ जाता है। यूक्रेन, यूरोप, ताइवान, सेम मॉडल। क्राइसिस आती है, अमेरिका हेल्प करता है, वो पैसा लौट कर अमेरिकन कंपनीज के पास वापस आ जाता है। चौथा स्टेप, कभी ख़त्म मत होने दो। अगर ट्रेडिशनल वॉर ख़त्म हो जाए तो साइबर वॉर, टेररिज्म, AI वेपन्स, स्पेस वेपन्स और अब न्यूक्लियर ड्रोन्स। ये नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जैसा है, पर बिलियंस में। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे तो बंद कर दो ना ये सब, लेकिन ये हो नहीं सकता। और यही असली ट्रैप है। एक F-35 फाइटर जेट, इसका मैन्युफैक्चरिंग 45 अमेरिकन स्टेट्स में होता है। मतलब 45 स्टेट्स के पॉलिटिशियंस का करियर इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 25 लाख अमेरिकन इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये अब एक नेशनल सिक्योरिटी नहीं रही है, ये एक इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम बन गया है। और रिटायर्ड जनरल्स, पेंटागन के ऑफिशियल्स रिटायर होने के बाद कहाँ जाते हैं? रिवॉल्विंग डोर सिस्टम, बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन है। इमेजिन करो, अगर कल कंप्लीट वॉर पीस हो जाए तो 25 लाख अमेरिकन्स की जॉब चली जाएगी। अब बोलो, सिस्टम्स को पीस चाहिए या प्रॉफिट? और ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल आर्म्स रेस है। चाइना वेपन्स खरीदता है तो इंडिया को खरीदना पड़ता है, इंडिया वेपन्स खरीदता है तो पाकिस्तान को खरीदना पड़ता है, और पाकिस्तान अगर वेपन्स खरीदता है तो इंडिया को और वेपन्स खरीदना पड़ता है। इसे सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं, एक एंडलेस साइकिल, नेवर एंडिंग। तो क्या अमेरिका वॉर पर रन होता है? डायरेक्टली नहीं। डिफेंस स्पेंडिंग GDP का सिर्फ 3.4% है, पर इनडायरेक्टली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली हाँ, अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस मिलिट्री स्ट्रेंथ पर टिकी है। डॉलर की वैल्यू इतनी क्यों है? क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री सबसे पावरफुल है। ऑयल ट्रेड डॉलर में क्यों होता है? क्योंकि US मिलिट्री मिडिल ईस्ट में है। 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं
80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हर बेस एक मार्केट स्टेबलाइज करती है। पर ये सब मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूस स्पेंडिंग चाहिए, और स्पेंडिंग को जस्टिफाई करने के लिए थ्रेट्स चाहिए, इनस्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि शांत दुनिया में $800 बिलियन का बजट जस्टिफाई नहीं करता। पर रुको एक मिनट, दूसरा पर्सपेक्टिव भी सुनना चाहिए। अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री वीक कर दे तो क्या होगा? चाइना ताइवान ले लेगा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कोलैप्स कर जाएगी, रशिया यूरोप में एक्सपेंड करेगा, तालिबान आईसिस सब स्ट्रांग होंगे, साउथ चाइना सी पर कंप्लीटली चाइनीज़ कंट्रोल हो जाएगा, पायरेसी बढ़ जाएगी, ट्रेड रूट्स अनसेफ हो जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी डीस्टेबलाइज हो जाएगी। जीपीएस, इंटरनेट, माइक्रोवेव, स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल इनोवेशन सब मिलिट्री R&D से आए हैं। डिफेंस रिसर्च इनोवेशन ड्राइव करती है, सिविलियन लाइफ को फ़ायदा होता है। सवाल ये नहीं कि मिलिट्री चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि $800 बिलियन जस्टिफाई करता है? क्या हर साल नए न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना ज़रूरी है? क्या हर कॉन्फ्लिक्ट में वेपन सप्लाई करना ज़रूरी है? सिक्योरिटी और प्रॉफिट के बीच लाइन कहाँ है? हम सोचते हैं ये अमेरिका की प्रॉब्लम है, लेकिन सच ये है हम भी उसी गेम में फंस रहे हैं। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफेंस बजट नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बॉर्डर सिक्योर करने हैं, चाइना एग्रेसिव है, पाकिस्तान है, डिफेंस ज़रूरी है, पर इनोवेशन को डिस्ट्रक्शन से अलग करना होगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब बिलियन डिजर्व करते हैं। अगर डिफेंस R&D इतनी पावरफुल है तो इमेजिन करो पीसफुल R&D कितनी पावरफुल हो सकती है। लेकिन आज 2025 का सबसे बड़ा खतरा, पिछले 30 सालों से न्यूक्लियर टेस्टिंग रोक दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका वो शुरू करने जा रहा है। ये नया कोल्ड वॉर नहीं है, उससे खतरनाक है, क्योंकि 1960s में केवल 2 प्लेयर थे, US और USSR, लेकिन अब US, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पैटर्न्स देखो, सिस्टम समझो। जब तक हम समझते हैं कि वॉर एक मोरल नेसेसिटी नहीं बल्कि इकोनॉमिक नेसेसिटी है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। क्या एंडलेस आर्म्स रेस में कोई जीत पाएगा? पैटर्न्स देखो। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन दुनिया में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था हिरोशिमा में, तब एक साइंटिस्ट ने कहा था, Now I am become death, the destroyer